नमस्कार दोस्तों। आज हम 10th क्लास में बायोलॉजी का एक सेक्शन है उत्सर्जन तंत्र, उसके बारे में बात करने वाले हैं। इससे पहले हम बात कर चुके हैं कि किडनी क्या होता है, कितना होता है, और उसमें जो बेसिक जानकारी थी किडनी की लंबाई, चौड़ाई, उसके बाद उसका जो संख्या है, सारा पे हम बात कर चुके हैं। आज हम किडनी का रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई नेफ्रॉन के बारे में बात करने वाले हैं। नेफ्रॉन होता क्या है और नेफ्रॉन किस तरह कार्य करती है, उसका भाग क्या क्या है। तो आइए देखते हैं। आप आशा करते हैं कि अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी। सबसे पहले नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर को देख लेते हैं कि नेफ्रॉन होता कैसा है। बहुत सारे बच्चों को नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर बनाने में दिक्कत होती है, तो आइए हम बात कर लेते हैं कि नेफ्रॉन होता कैसे है और किस तरह का कार्य करता है। तो सबसे पहले नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर बनाने के लिए आप इस तरह के कप के जैसा संरचना बनाइएगा। ये कप के जैसा संरचना हो गया और यहाँ से थोड़ा जो होगा इस तरह से जर्क के जैसा दिखना चाहिए, पूरा प्लेन नहीं होना चाहिए। और इसी तरह से ये नीचे आएगी। और किडनी के विषय में हम बात कर चुके हैं, फिर भी देख लीजिए। किडनी जो होता है कुछ इस तरह से होता है। तो ऊपर वाला भाग जो है आप जानते हैं कि ये कॉर्टेक्स वाला एरिया है ना, कॉर्टेक्स का है। और नीचे वाला जो है जिसमें पिरामिड शेप इस तरह से रहता है, इसको मेडुला बोलते हैं। और नीचे वाला भाग जो है जहाँ से मूत्र वाहिनी जुड़ा होता है, ये पूरा मिला करके इसको बोलते हैं पेल्विस। पेल्विस है ना, जहाँ से कलेक्टिंग डक्ट से यानी संग्राहक नलिका इसमें जाकर के फिर यहाँ मूत्र जो है मूत्राशय में जमा कराती है। तो इसका जो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर जो है कुछ इसमें है, इस तरह से है ना। उसके बाद और भाग इसमें है, फिर आकर इसमें मिलता है। तो ये मेनली दो भाग में, कॉर्टेक्स और ये मेडुला वाला भाग में है। तो ये पूरा देख रहे हैं, ये यहाँ तकला देख रहे हैं, ये कॉर्टेक्स वाला भाग है। और ये नीचे वाला जो आता है यहाँ से थोड़ा मोटा कर दीजिए इसको। यहाँ तक ये कॉर्टेक्स का भाग है। उसके बाद ये नीचे की तरफ आती है पतली नुमा संरचना इस तरह से। फिर इसका हम चित्र का नामकरण करेंगे। पहले हम स्ट्रक्चर को देख लेते हैं और फिर ऊपर की तरफ आएगा। ये कप नुमा संरचना बनाती है इसी तरह से। और फिर यह इस तरह से फिर ऊपर चला जाता है, फिर इसी वाला भाग में, कॉर्टेक्स वाला भाग में चला जाता है। उसके बाद यहाँ से जो आती है इसको कलेक्टिंग डक्ट कहा जाता है या संग्राहक नलिका बोला जाता है। ये मेनली नेफ्रॉन का पार्ट नहीं होता है, लेकिन इसी तरह के बहुत सारा नेफ्रॉन आकर के इसमें मिलता है। और इसमें जो यूरिन होता है यानी मूत्र जो होता है आकर के फिर इस माध्यम से, मूत्राशय के माध्यम से, मूत्र नलिका के माध्यम से, मूत्रवाहिनी के माध्यम से फिर मूत्राशय में जमा होती है। तो ये इसी तरह का होता है। अब इसमें जो देख रही है मेनली नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर हुआ। अब इसमें जिससे ब्लड आता है ना, ब्लड आता है इस तरह से। एक बाहर निकलता है, ध्यान से देखते रहिएगा, आप समझ जाइएगा। तो ये कॉपनुमा संरचना जो देख रहे हैं इसी को वोमेन कैप्सूल बोलते हैं। जो जिससे ब्लड आता है, जिससे ब्लड इस स्ट्रक्चर में आता है, इसको बोला जाता है ग्लूमेरुलस बोला जाता है। ग्लूमेरुलस बोला जाता है इस वाला स्ट्रक्चर को। जिससे आता है इसको अफेरेंट बोलते हैं, अफेरेंट आर्टरीज बोलते हैं, या इसी को क्या बोलते हैं, अपवाही धमनी बोलते हैं इसको। ये वाला ये थोड़ा मोटा होता है, और ये वाला जिससे ब्लड फिर बाहर निकलती है वो थोड़ा पतला होता है। इसका दीवार मोटा, इसमें पतली होती है। ये बनाते समय विशेष ध्यान दीजिएगा। क्यों? क्योंकि इससे ब्लड आएगा तो यहाँ प्रेशर कम होगा, यहाँ अधिक मात्रा में नहीं निकलेगा। तो इसमें जो ब्लड आएगा तो यही जो ग्लूमेरस जो है
गलूमेरुलस जो है, गलूमेरुलस, यहाँ से फिर इसमें ब्लड का जो कुछ सब्सटेंस है इसमें आकर के मिलेगा यहाँ से, और ये फिर इस तरह से फिर आगे इसमें आती है, इस तरह का जाल होता है ना, इस तरह का, फिर इस तरह का, है ना, इस तरह का जाल होता है। ये पूरे इस तरह से पूरा मिला हुआ होता है। फिर बाहर निकलती है। यह इसी तरह का जाल होता है। फिर इसका भी हम आगे बात कर लेंगे। पहले चलिए नामकरण कर लेते हैं। ये जो देख रहे हैं इसको बोलते हैं वोमेन कैप्सूल, है ना। इसको ये पूरा जो कॉपनिना संरचना देख रहे हैं इसको बोलते हैं वोमेन कैप्सूल, वोमेन्स कैप्सूल बोलते हैं, कैप्सूल इसको बोला जाता है। इस वाला ये जो देख रहे हैं जालीनुमा संरचना जहाँ से ब्लड मिलने की क्षमता है, इसको बोलते हैं गलूमेरुलस, गलू, है ना, मेलुरस, गलूमेरुलस बोलते हैं इसको। ये जो आया है इसको अफिरेंट बोलते हैं, अफिरेंट आर्टरीज बोलते हैं, या इसी को क्या बोलते हैं, अभिवाही धमनियां बोलते हैं। और जिससे निकलता है इसको क्या बोलते हैं, ये पतला संरचना है, इस वाले पाइप से जहां से ब्लड निकलता है इसको बोलते हैं इफिरेंट, है ना, इफिरेंट। देखिए बहुत आसान है, पहले अ आता है उसके बाद ई आता है, तो जिससे आता है ब्लड उसको इफिरेंट बोलते हैं। यहाँ ब्लड फिर जो यहाँ पर कुछ चीज़ों को नहीं छोड़ देता है, जैसे कि ब्लड सेल हो गया और प्लाज्मा वगैरह है, बाकी जितना न्यूट्रिएंट्स वगैरह होता है सब यहाँ छन करके इसमें आ जाती है। फिर बाद में क्या होता है, इसी जो ये देख रहे हैं ना, ये ब्लड वेसल्स है, इसमें आने के बाद बाकी चीज़ को फिर छान लिया जाता है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इफिरेंट हो जाएगा, इफिरेंट, है ना, आर्टरीज हो जाएगा। जहाँ से इसी को अपवाही बोलते हैं, है ना, अपवाही धमनियाँ बोलते हैं इसको अपवाही, हिंदी इंग्लिश दोनों बोलते चल रहे हैं कि आपको कोई दिक्कत ना हो। वोमेन कैप्सूल को वोमेन कैप्सूल ही बोलते हैं। गलूमेरुलस जो हो गया, ये जो संरचना देख रहे हैं इसको बोलते हैं जिससे ब्लड आया। इसको ध्यान रखना है कि थोड़ा मोटा बनाना है, क्योंकि ब्लड यहाँ से आ रहा है और ये पतला होने के कारण पूरी तरह से नहीं जाता है, जिसके कारण इसमें जो ब्लड आया है वो छन करके इसमें चला जाता है। जैसे कि क्या क्या गया ब्लड में से, जैसे अधिक मात्रा में वाटर जो हो गया, ब्लड हो गया, यहाँ छन करके जो मोटा चीज होता है, जैसे छलनी देखते हैं, चाय छलनी देखे हैं, तो चाय पत्ती बाहर आ जाता है, बाकी चीज अंदर चला जाता है। उसी तरह से जो इसमें जो ब्लड सेल्स है, जैसे कि आरबीसी हो गया, डब्ल्यूबीसी, ये सब छन जाता है, अब बाकी इधर आ जाता है, ये ब्लड में ही चला जाता है और बाकी इसमें चला जाता है। ये जो वुमेन के शुद्ध इस वाला में चला जाता है ना। और ये पहला जो है, ये जो देख रहे हैं जर के जैसा, है ना, ये संरचना जो आप देख रहे हैं इसी को बोलते हैं पीसीटी, है ना, पीसीटी इसको बोलते हैं। देखिए यहाँ लिखा भी है, इसको बोलते हैं समीपस्थ कुंडलित नलिका, इसी को हिंदी में बोलते हैं समीपस्थ कुंडलित नलिका, शॉर्ट में हम पीसीटी बोल देते हैं यहाँ से। उसके बाद ये जो नीचे की तरफ देख रहे हैं, यहाँ से ये मेनली किसका पार्ट है, आप बताए थे, ये कॉर्टेक्स का है, ये इस वाला भाग का है। इसको यहाँ तला ये देख रहे हैं, यहाँ तला किडनी का भाग है। ये नीचे जो है इसको बोला जाता है, दोनों को मिलाकर बोला जाता है लोप ऑफ हेनले, इसको बोला जाता है लोप ऑफ हेनले, है ना, या हेनले लोप, इसको हिंदी में भी हेनले लोप ही बोला जाता है, हेनले लोप बोला जाता है। अब देख रहे हैं आप कि इसमें एक नीचे की तरफ आ रहा है, फिर एक ऊपर की तरफ। जो नीचे की तरफ आ रहा है इसको असेंडिंग लोप ऑफ हेनले बोलेंगे, सॉरी डिसेंडिंग बोलेंगे। डिसेंडिंग माना होता है घटते क्रम, यानी नीचे की तरफ। तो ये दो नीचे की तरफ आ रहा है, इसको क्या बोलेंगे, डिसेंडिंग लोप ऑफ हेनले, इसको बोलेंगे डिसेंडिंग लोप ऑफ हेनले। और जो ऊपर की तरफ जा रहा है इसको क्या बोलेंगे, असेंडिंग लोप ऑफ हेनले, है ना। ये दोनों स्ट्रक्चर समझ गए आप। इसके बाद ऊपर जो आएंगे तो इसको बोलते हैं दूरस्थ कुंडलित नलिका, ये सेकेंड पार्ट है इसका, इसको बोलेंगे दूरस्थ। इसी को शॉर्ट में हम डीसीटी बोल देते हैं, या इसी को क्या बोलेंगे, दूरस्थ
कुंडलित नलिका बोलेंगे, क्यों? क्योंकि ये पहले है समदूरस्थ है, ये बाद में दूरस्थ है। और ये जो देख रहे हैं इसको कलेक्टिंग डक्ट बोलते हैं, शॉर्टकट में क्या बोलते हैं? CD। क्या बोलते हैं? CD बोलते हैं, कलेक्टिंग डक्ट। या इसी को हम इसी को क्या बोल देते हैं? संग्राहक नलिका। चूंकि ये भाग नहीं है किडनी के, इसमें बहुत सारा इस तरह का आकर के नेफ्रॉन जो है आकर के मिलता है, ये जो देख रहे हैं यहाँ मिलता है, इसको संग्राहक नलिका बोल देते हैं, संग्राहक या संग्रहण नलिका। अब मेनली इसका काम क्या है? तो इससे जो ब्लड छन करके जो आया है और इसमें जो ये यहाँ तक आकर के जो मूत्र का निर्माण जो हुआ है, इसी कलेक्टिंग डक्ट के माध्यम से फिर कहाँ चल जाता है? ये पेल्विस वाला एरिया में चल जाता है, मूत्र नलिका से फिर जा करके मूत्राशय में जमा हो जाती है। तो आप समझ चुके होंगे। अब एक बार और हम बात कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। ये जो देख रहे हैं इसको बोलते हैं, ये वाला कॉपनुमा संरचना, इसको वोमेन कैप्सूल बोलते हैं। ये पहला पार्ट हो गया किडनी नेफ्रॉन का, और यहाँ तक ये पूरा देख रहे हैं स्ट्रक्चर, ये पूरा मिला करके इसको बोला जाता है, ये यहाँ से यहाँ तक संग्राहक नलिका बोला जाता है। यहाँ से यहाँ तक इसको, यहाँ से यहाँ तक इसको बोला जाता है स्रावी भाग बोला जाता है, अस्रावी भाग। इसको बोला जाता है वोमेन कैप्सूल, इसको अस्रावी भाग बोलते हैं। और इसका अलग अलग पार्ट है, पहले है तो इसको बोलते हैं समीपस्थ कुंडलित नलिका, फिर बाद में आया इसको बोलेंगे दूरस्थ कुंडलित नलिका, और जो नीचे की तरफ आया है इसको लोप ऑफ हेनले बोलेंगे। और ये पूरा संरचना, और इस साइड वाले जो नीचे अवरोही क्रम में है तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं डिसेंडिंग लोप ऑफ हेनले, इसको बोलेंगे असेंडिंग लोप ऑफ हेनले। इसके बारे में बात कर चुके हैं कि यह संग्राहक नलिका है। चलिए अब इसके काम को देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ देखिए इसमें ब्लड आया, सबसे पहले इसमें ब्लड आया, और ये जो देख रहे हैं ग्लोमेरुलस जो है, यहाँ से क्या होगा कि जो मोटा चीज है, यानी ब्लड में जो ब्लड सेल्स है और भी चीज है, यहाँ से क्या होगा? छन जाएगा, और ये बाहर ही रह जाएगा, ये ब्लड में ही रह जाएगा, और बाकी जो है चीज वो इसमें आ जाएगा। अब यहाँ पर मेनली क्या है, जैसे जितना भी पोषक तत्व है हमको, चूंकि अब ब्लड में भी तो चाहिए बाकी चीज, वो मूत्र के माध्यम से अगर पूरा शरीर से बाहर निकल जाएगा तो फिर हमको ग्लूकोज वगैरह या पोषक तत्व जितना भी न्यूट्रिएंट्स है फिर हमको दिक्कत हो जाएगी। तो इसीलिए बाकी का जो चीजें हैं वो यहाँ पे क्या होता है, फिर ब्लड में अवशोषण कर लिया जाता है। तो जो पहला प्रोसेस जो हुआ है इसमें पहला प्रोसेस जो है मूत्र निर्माण के पहला चरण में जो है, जिसमें ग्लोमेरुलस में होते हैं, इसको बोला जाता है अति सूक्ष्म छनन बोला जाता है, अति सूक्ष्म छनन बोला जाता है, जहां से कुछ चीजें ब्लड में जाती है और कुछ इसमें जाती है। फिर बाद में उसका दूसरा जो जहां पर से अवशोषण होता है तो इसको चयनात्मक पुनः अवशोषण बोला जाता है, या इसी को इंग्लिश में अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बोला जाता है। क्योंकि इसमें अब ग्लूकोज वगैरह भी है ना, पोषक तत्व वगैरह भी है, तो यह पुनः ब्लड में अवशोषित कर लिया जाता है, इसीलिए इसको पुनः अवशोषण बोला जाता है या अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बोला जाता है। उसके बाद फिर यहाँ से अब वाटर आया, इसमें अभी भी N2O है ना, अभी भी इसमें नमक की मात्रा वगैरह है, NaCl है, और भी चीज़ें थोड़ा बहुत है। और यहाँ से आकर के ये पूरा यहाँ आया, और यहाँ क्या होता है, ये मौसम के हिसाब से या आपके शरीर में वाटर की मात्रा के हिसाब से पुनः इसमें ब्लड में सोख लिया जाता है, या फिर इसमें मूत्र निर्माण के माध्यम से ये इस वाला पार्ट में आकर के, यानी पेल्विस वाला भाग में आकर के, और फिर मूत्राशय में जमा हो जाती है। आई होप, आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। अगर कोई किसी तरह की दिक्कत होगा तो आप कमेंट बॉक्स में करेंगे, कोशिश करेंगे मैं आपका उसमें जवाब दे सकूं। धन्यवाद।